हेलो, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। आज हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे रशियन सोसाइटी। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको रशियन इकोनॉमी के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि रशियन जो इकोनॉमी है वो उस समय एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी, यानी कि जो ज़्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। और इस तरह से कुछ समय बाद 1890s में ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो हैं वो लगाई गई और जब रशिया में रेलवे नेटवर्क बढ़ा तब इंडस्ट्रीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। और लास्ट में हमने बताया था कि जो वर्किंग कंडीशंस थी वर्कर्स की वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वर्कर्स को 15 आवर्स काम करना पड़ता था फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो ये रशियन इकोनॉमी के कंडीशन थी और आज हम जो है रशियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्कर्स जो थे वो विलेज से सिटी की में आते थे और वहीं पर वो रहने लगते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में कंटिन्यूअस वर्क नहीं होता। ठीक है, तो जो उनका समय खाली रहता था, जो टाइम में उनको कोई काम नहीं होता था, तब वो अपने गाँव से शहर को आ जाते थे और वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। अब इनमें से कुछ लोगों के जो लिंक्स थे वो विलेजेस थे, रहते थे जहाँ से वो आते थे। इसके अलावा जो वर्कर्स थे वो डिवाइडेड थे स्किल और अनस्किल्ड ग्रुप में। जो मेटल वर्कर्स जो थे वो स्किल्ड वर्कर्स होते थे और वो अपने को एरिस्टोक्रेट कहते थे। जो अदर वर्कर्स थे उनसे अपने को ऊंचा मानते थे। ठीक है, और इसी के साथ जो मेटल वर्कर्स थे वो इसलिए अपने को हाई क्लास का मानते थे क्योंकि उनके वर्क में विदाउट ट्रेनिंग और स्किल के कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, और जो वेजेस थी वो वुमेन की वेजेस जो थी वो करीब मैन से हाफ और 3/4 वेजेस होती थी। वुमेन इंडस्ट्रीज में 31% थी और वर्कर्स का डिवीज़न ये शो करता है क्या, चाहे उनके ड्रेस में देख लीजिए, चाहे आप मैनर्स में देख लीजिए। उन्होंने क्या किया कि आपस में जो है कुछ वर्कर्स ने एसोसिएशन बना ली। क्यों बनाई? ताकि वो अपने मेंबर्स को हेल्प कर सकें जिस समय उनके पास एम्प्लॉयमेंट ना हो। इसके अलावा अगर उनके मेंबर्स को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो वो उनकी मदद कर सकें। ठीक है, इतना डिवीज़न होने के बाद भी जो है जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर बिल्कुल यूनाइटेड थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अगर एम्प्लॉयर्स किसी को डिसमिस करते थे या वर्किंग कंडीशन के बारे में बात होती थी तो वो उनकी जो आइडियाज़ थे वो बिल्कुल सेम होते थे। ठीक है, यानी कि वो एम्प्लॉयर से डिसमिसल और वर्किंग कंडीशन के बारे में एग्री नहीं करते थे। तो
इसलिए जो है वहाँ पर बहुत स्ट्राइक्स हुई, और स्ट्राइक्स होने की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से 1897 के बीच में जो है स्ट्राइक लगातार हुई, ठीक। और 1902 में मेटल इंडस्ट्रीज़ में स्ट्राइक हुई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सोसाइटी कंट्री साइड की कैसी थी। कंट्री साइड मैंने आपको पहले भी बताया था, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, जो गांव होते हैं वहाँ पर किस तरह की सोसाइटी थी। ज़्यादातर लैंड जो है वो पीजेंट्स कल्टीवेट करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो लैंड थी उसके ओनर जो थे वो नोबिलिटी होते थे, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो ऑफिसर्स होते थे वो उसके ओनर होते थे। वर्कर्स की तरह ही पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, और उनका डिवीज़न जो है वो कई तरह का होता था, और मेन जो डिवीज़न था वो रिलीजियस बेसिस पर होता था। तो इनमें से जो नोबिलिटी होते थे उनके कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था पीजेंट्स में और वर्कर्स में। तो नोबल्स को जो पावर्स मिलती थी और जो पोजीशन मिलती थी, वो जैसी वो जार को सपोर्ट करते थे उसी रेशियो में उनको जो है पावर और पोजीशन दी जाती थी। उनकी पॉपुलैरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं था कि वो उन्हें पब्लिक कितना चाहती है, इससे कोई मतलब नहीं था। फ्रांस में भी हमने आपको बताया था कि जो किंग थे या जो नोबल्स थे उनको कोई सपोर्ट नहीं था पब्लिक से। इसी तरह से रशिया में जो है पीजेंट्स क्या कर चाहते थे कि जो नोबल्स की लैंड है वो उनको दे दी जाए। 1902 में लार्ज स्केल पर साउथ रशिया में ऐसा हुआ, और 1905 में एक इंसिडेंट जो है वो रशिया में हुई। रशियन पीजेंट जो थे वो यूरोपियन पीजेंट से कुछ अलग थे। वो क्या करते थे, उनकी लैंड जो थी वो पीरियोडिकली जो है उस पर वो काम करते थे, और उन्हें इंडिविजुअल फैमिलीज़ की नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता था, ठीक है। सोशलिज्म इन रशिया 1914 से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थीं उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी वो 1898 में सोशलिस्ट ने बनाई थी, जो मार्क्स के आइडियाज़ को रेस्पेक्ट करते थे। यानी कि जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो मार्क्स के आइडियाज़ पर डिपेंड करती थी या उसको फॉलो करती थी। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको जो है इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था। इसने अपनी न्यूज़पेपर वर्कर्स और को मतलब मेंबर्स बनाए और स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया। तो कुछ रशियन सोशलिस्ट जो थे वो ये फील करते थे कि रशियन पीजेंट जो हैं वो लैंड को डिवाइड करते हैं पीरियोडिकल, ठीक है, और उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट कहा जाता था। इसलिए पीजेंट्स वर्कर्स नहीं जो थे वो रेवोल्यूशन के मेन फोर्स बन गए। सोशलिस्ट जो हैं कंट्री साइड में बहुत एक्टिव थे 19th सेंचुरी में,
और उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनाई। इस पार्टी ने पीजेंट्स के राइट्स के लिए स्ट्रगल किया और जो नोबल्स की लैंड्स थीं उनको पीजेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए डिमांड किया। सोशल डेमोक्रेट जो थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज से पीजेंट्स से रिलेटेड मैटर्स पर जो है वो एग्री नहीं करते थे। इसमें जो लेनिन थे उन्होंने ये कहा कि पीजेंट जो हैं वो एक यूनाइटेड ग्रुप में नहीं होने चाहिए या थे। कुछ पुअर थे, कुछ रिच थे, कुछ जो है वो लेबरर्स के तरह से काम करते थे, कुछ कैपिटलिस्ट थे, कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देते थे। इन डिफ्रेंशिएशन के बेस पर उन्होंने जो है कहा कि वे लोग सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी पर पार्टी जो है वो डिवाइड हो गई। व्लादिमीर लेनिन थे एक, जिन्होंने बोल्शेविक ग्रुप को जो है वो लीड करते थे। उन्होंने सोचा कि ज़ारिस्ट रशिया में पार्टी जो है वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए और उसके जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी क्वालिटी और नंबर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितने मेंबर्स हों वो क्वालिटी जो है उनकी सही होनी चाहिए, ठीक है, और जितने भी मेंबर्स हों वो सारे के सारे अच्छे होने चाहिए। इसी पे दूसरे जो मेंशेविक्स थे वो सोचते थे कि पार्टी जो है वो सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, यानी कि एनीबडी कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी, ठीक है। तो दोनों में क्या था, लेनिन क्या थे, लेनिन ये चाहते थे जो मेंबर्स हैं वो क्या हों, क्वालिफाइड हों, बेटर हों, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और मेंशेविक जो थे वो उसको जो लीड कर रहे थे वो जूलियस मार्टोव थे और वो ये बिलीव करते थे कि पार्टी सभी के लिए ओपन हो, यानी कि जो भी चाहे इस पार्टी का मेंबर बन सकता था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1905 रेवोल्यूशन, ए टर्बुलेंट टाइम। रशिया में ऑटोक्रेसी थी, ये आपको पता ही है। दूसरे जो यूरोपियन रूलर्स थे वो 20th सेंचुरी के शुरू में जार जो थे उनका पार्लियामेंट से कुछ भी लेना देना नहीं था। लिबरल जो रशिया में थे वो अफेयर्स, स्टेट के जो अफेयर्स थे उनको उनसे इससे कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ ठीक उन्होंने मिल कर के काम किया और उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स को साथ लेकर 1905 में जो एक रेवोल्यूशन हुआ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की और इसमें उन्हें जो है सपोर्ट मिला उन नेशनलिस्ट के द्वारा, जो नेशनलिस्ट जो है वो चाहते थे कि वर्कर्स और पीजेंट्स हो उनका जो राइट्स हैं वो दिए जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो जेडिस्ट होते थे, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जितने भी थे वो जेडिस्ट कहलाते थे और वो ये चाहते थे कि वो अपनी जो सोसाइटीज़ थीं उसको इस्लाम के साथ मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो जो लिबरल्स और सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज थे वो इस सिस्टम को ख़त्म
नहीं करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें पावर्स जो हैं वो उसमें मेंशन हो, ताकि कोई भी जो है पर्सन अपनी पावर्स को मिसयूज़ ना कर पाए। ठीक, तो ये जो लिबरल, सोशल डेमोक्रेट और सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, उनको नेशनलिस्ट और जेडिस्ट ने सपोर्ट किया। ठीक, तो रशियन एम्पायर में कुछ मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, यानी कि जो रिफॉर्म चाहते थे, इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, उनको मुस्लिम रिफॉर्मर्स का जो है वो नाम दिया गया। ठीक है, तो जो ऑटोक्रेटिक रूल रशिया में चल रहा था उसमें इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, और इससे जो है रशिया में जो पब्लिक थी वो और भड़क गई, या पब्लिक में गुस्सा और फैल गया। तो 1905 में जो एसेंशियल गुड्स थी उनकी प्राइसेस बढ़ने लगी, और रियल वेजेस जो है वो 20% कम हो गई। ठीक है, और एसोसिएशन में जो वर्कर्स थे उनकी मेंबरशिप बढ़ गई। ठीक है, तो इसी ड्यूरेशन में एक दिन 4 मेंबर्स जो रशियन वर्कर्स असेंबली के थे, उन्हें प्रिटिलोव आयरन वर्क्स में हटा दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट फ्यू डेज में 10,000 वर्कर्स जो हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पर चले गए। ठीक है, और वो डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करके 8 आवर्स किया जाए, वेजेस को इंक्रीज किया जाए, और वर्किंग कंडीशंस को बढ़ाया जाए, उनका अच्छा किया जाए। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इस तरीके से एक प्रोसेशन जो है वो जब वर्कर्स का प्रोसेशन जो है वो फादर गेपोन जो हैं उनके लीडरशिप में जा रहा था, और विंटर पैलेस के पास जैसे ही वो पहुंचे तो पुलिस और कॉसेक्स ने उन पे जो है वो अटैक कर दिया। ठीक है, और इसमें जो है 100 वर्कर्स मारे गए और 300 जो है वो वुंडेड यानी कि घायल हो गए। ठीक, इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रीज़न ये है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन संडे था, और बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोग मारे गए। तो इस तरह से जो है वो इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से एक इवेंट्स, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो हुई, जिनको 1905 रेवोल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, स्ट्राइक्स पूरे कंट्री में जो है वो होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, और स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में से बाहर आ गए, और सिविल लिबर्टीज़ की जो है कंप्लेंट करने लगे। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स जो हैं उन्होंने एक यूनियन ऑफ यूनियंस और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो 1905 रेवोल्यूशन में ये इंसिडेंट जो हैं वो हुई थी। ठीक,
और अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नाइनटीन 1905 के रेवोल्यूशन में ज़ार ने जो है वो एक इलेक्टेड कंसुलेटिव पार्लियामेंट या ड्यूमा को क्रिएट करने के लिए अलाउ कर दिया, और इसमें जो है वो लार्ज ज़्यादातर जो है ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटीज़ ने जो है वो मिल करके ये ड्यूमा बनाई। 1905 के बाद ज़्यादातर कमेटीज़ और जो यूनियंस थी वो अनऑफिशियली काम कर रही थी, और इसलिए उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तो इन पर सीवियर रेस्ट्रिक्शंस बनाई, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। जार ने फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज के अंदर ही अंदर डिसमिस कर दिया, और सेकेंड ड्यूमा को विद इन 3 मंथ जो है वो री इलेक्ट करवाया। वो अपनी अथॉरिटी पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं चाहते थे या अपनी पावर को रिड्यूस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है वो वोटिंग लॉज चेंज कर दिया। और थर्ड ड्यूमा जब बनाई तो उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स और कंट्री के वोटिंग लॉज को चेंज करके थर्ड ड्यूमा को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से पैक कर दिया। यानी कि जो ड्यूमा के मेंबर्स थे वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस ज़्यादा थे, लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को ड्यूमा की मेंबरशिप से बाहर रखा गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।